एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपना जो सीरीज चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री का, वो डेडिकेटेड है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं उसमें अगर एनिमल हस्बेंड्री आता है तो यहाँ से स्वाभाविक बात है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे MCQ के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे बिहार जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी स्पेशली है। और उसके साथ साथ जो बिहार जीविका की तैयारी कर रहे थे उन्होंने बताया कि सर हमें MCQ के साथ साथ सब्जेक्टिव पोर्शन भी करा दीजिए। तो आपकी जो बातें हैं उस पर बात चल रही है, यानी कि वो क्लियर होने वाली है। कल या परसों से आपको MCQ का सेशन उस पर MCQ का सेशन तो करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का सेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी पोर्शन भी आपको 0 से हीरो तक बताएंगे कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल से लेकर इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल से लेकर डेयरी फार्म तक सारी चीज़ें A to Z कराएंगे जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए, कल की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन तक देखा था, यानी कि 14 क्वेश्चन हमने देख लिया था, 40 क्वेश्चन। तो आगे हम बात करते हैं आज की क्लास में 14 क्वेश्चन की। अगर हम बात करें कल की, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो कल का क्वेश्चन हमारा लास्ट था कि रिकेट इज़ द डिजीज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि किस विटामिन के कमी से रिकेट डिजीज होता है। सबसे पहले तो ये है कि रिकेट डिजीज बच्चों में होता है, और यहीं अगर विटामिन की कमी हो जाए, कौन सी विटामिन, तो विटामिन D की अगर कमी हो जाता है तो रिकेट डिजीज किस में हो जाता है, बच्चे में हो जाता है। लेकिन विटामिन D का कमी अगर एडल्ट में हो जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि उसमें ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया। यही बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। विटामिन C को नियासिन कहते हैं, विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, और विटामिन D जो होता है वो सनलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे जैसे आप मॉर्निंग के ईयरली जो मॉर्निंग होता है उसमें जैसे धूप निकलती है तो आप ऐसा कहते हैं कि सनलाइट में रहने से, यानी कि सन के उपस्थिति में सूर्य के जो धूप होता है उसको सेंकने से विटामिन D का जो कमी होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आज का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है रानीखेत इज़ द डैश डैश डिजीज ऑफ। रानीखेत किसका डिजीज है, किसका बीमारी है, किसका रोग है। तो सबसे पहले तो रानीखेत डिजीज किस में होता है, और दूसरा ये कि किसकी वजह से होता है। तो रानीखेत अगर डिजीज़ की बात करते हैं तो ये वायरस डिजीज़ है, यानी कि एक वायरस डिजीज़ है, और ये सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, तो आपको पोल्ट्री यानी कि हेन में देखने को मिलता है। अब देखिए, हम पोल्ट्री फार्म पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे बर्ड आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली जो हेन है, मुर्गी है, उसमें आपको रानीखेत डिजीज़ देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से आपको रानीखेत डिजीज़ देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है। 40 नंबर, 41 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर, 41 तो देख लिए। 42 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्टिलेज टूई जो पैरालिसिस है वो कॉज करता है ड्यू टू कौन सा विटामिन। अब देखिए, जो विटामिन होता है वो बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि बॉडी में नहीं बनता है, उसे हम बाहर से अपटेक करते हैं। किसी भी फ्रूट के में पाए जाने वाला विटामिन को हम बाहर से लेते हैं, यानी कि विटामिन को हम बाहर से अपटेक करते हैं, चाहे वो फ्रूट के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन किसी भी फॉर्म के माध्यम से हो। अब विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक होता है फैट सोलुबल, एक होता है वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल का मतलब होता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C को हम कहते हैं वाटर सोलुबल, और वहीं ADEK हम कहते हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि AD या कीड़ा लिख सकते हैं, इसे अगर उल्टा कर दे तो कीड़ा, यानी कि विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A जो होता है वो क्या होता है, फैट सोलुबल होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि कर्ड टूई इज द पैरालिसिस कॉज्ड बाय ड्यू टू विच विटामिन, किस विटामिन की वजह से कर्ड टूई होता है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो विटामिन 2 होता है, और विटामिन 2 को हम क्या कहते हैं, विटामिन 2 को हम कहते हैं थियामिन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन A को हम तो रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन C को नियासिन कहते हैं, और विटामिन 12 के बारे में बताया कि जो इसमें मुख्य एलिमेंट होता है वो कोबाल्ट होता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। अब कल हमने आपको बताया था कि फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड रेवोल्यूशन के बारे में, फिश से रेवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वो फिश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। तो अब पूछा जा रहा है कि फ़िश का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो फ़िश का प्रोडक्शन अगर हम सबसे ज़्यादा पूछे तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि एक सेल मेड ऑफ। अब आपको पता है कि जो एग होता है
उसके ऊपर एक सेल होती है, जिस सेल को आप तोड़ते हैं उसके बाद का जो मटेरियल होता है उसे एग कहते हैं, और वो सेल से ढकी हुई रहती है। सेल का क्या काम होता है, तो वो प्रोटेक्ट करती हैं किसी बाहरी मैकेनिज्म से। तो ये सेल जो होता है ये किससे बना होता है, क्वेश्चन क्या है कि एक सेल मेड ऑफ, मतलब किससे एक सेल बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना होता है, तो ये एक सेल बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगला नंबर क्वेश्चन को, तो क्वालिटी ऑफ एग कैन बी द जज्ड बाय, जैसे आप एग को कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एग जो है ये क्वालिटी वाइज अच्छी है या क्वांटिटी वाइज अच्छी है या फिर क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एग को अगर हमें जज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कैंडलिंग। अब कैंडलिंग क्या होता है, देखिए कैंडलिंग क्या होता है, क्वालिटी अगर जज करना है तो आप कैंडलिंग क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, मतलब बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसमें एग डालेंगे और डालने के बाद कुछ समय तक छोड़ देंगे, और कुछ समय तक उसके साथ जब बॉयल हो जाएगा तो एग को लेंगे और उस पर थोड़ा सा मतलब टच करने की वजह से एक थोड़ा सा आवाज़ आएगा टन टन का। तो अगर उस तरह का आवाज़ आता है तो आप समझते हैं कि क्वालिटी वाइज ये जो एग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। इंपॉर्टेंस क्या है, काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, टेम्परेचर टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर का टेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, पीएच होता नहीं है तो पीएच टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कैंडलिंग का हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैंडलिंग। अब पूछा जा रहा है कि येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू, अब जो आप येलो कलर का जो जो एग होता है उसके अंदर जो योक होता है वो येलो कलर का होता है। किसके कलर का होता है, येलो कलर का। तो पूछा जा रहा है कि येलो कलर का एग किसके कारण से होता है, ड्यू टू किसके कारण से होता है। तो अगर येलो कलर का एग की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे जैंथोफिल की वजह से क्या होता है, येलो कलर ऑफ एग होता है। ठीक है, रेड कलर अगर बात आ जाए तो एंथोसाइनिन कहते हैं, लेकिन वहीं अगर रेड कलर टोमेटो में आता है तो लाइकोपीन की वजह से होता है। फिर वहीं कैरोट में आता है तो कैरोट में भी लाइकोपीन की वजह से होता है। लेकिन एंथोसाइनिन का जो पिगमेंट होता है वो कैसा अपीयरेंस शो करता है, ये रेड कलर अगर होता है तो वो एंथोसाइनिन के कारण से होता है मोस्टली, बाकी एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। उसके बाद विटामिन बी के बारे में बात किया जा रहा है, तो विटामिन बी से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं है, विटामिन बी को हम नहीं समझेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो मीट प्रोडक्शन इन इंडिया में कितना हुआ है, इसको बताना है। देखिए मीट प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन है, जो क्रांति है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो रेड क्रांति को हम मीट रेवोल्यूशन से रिलेटेड करते हैं, और रेड रेवोल्यूशन को हम टोमेटो से भी रिलेटेड करते हैं, लेकिन टोमेटो को हम एग्रीकल्चर क्रॉप में देखते हैं। यहाँ हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो मीट के बारे में पढ़ेंगे। 47 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो मीट प्रोडक्शन इन इंडिया तो 16 मिलियन टन हुआ था, लेकिन अभी तो काफ़ी चेंजेज है। तो ये पिछला वाला डाटा, इसको आप याद नहीं रखेंगे, इतना याद रखेंगे 10.25 मिलियन टन, इतना मीट प्रोडक्शन हुआ है इंडिया का। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ का बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। काऊ का अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन को अगर हम बात करें देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ, तो काऊ का बॉडी टेम्परेचर होता है 101 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में होता है। अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए सबसे पहले मान लो फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 - 32, ये क्या हुआ, फ़ारेनहाइट से आप डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो आप लिखोगे क्या, डिग्री सेल्सियस किसमें, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट निकालना था तो फ़ारेनहाइट निकाल लिया। अब डिग्री सेल्सियस के बारे में निकालना है, डिग्री सेल्सियस जानना है, तो फ़ारेनहाइट को प्लस करेंगे 32 × 5/9, इससे फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, इससे डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ 101 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट को हम किस में निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट का मात्रा यहाँ डालेंगे 101 + 32 × 5/9, और जो मान आ जाएगा वो आप किस में निकाल लेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, कौन सा पीरियड, जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ का बात करें तो जेस्टेशन पीरियड को हम हिंदी में कहते हैं गर्भकाल। गर्भकाल का मतलब ये होता है कि कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब कोई एनिमल्स है
वो जब प्रेग्नेंट होती है उस समय से लेकर, अब देखो कोई एनिमल्स है उसमें स्ट्रेस पीरियड आया, स्ट्रेस पीरियड के दौरान हीट पीरियड आया, हीट पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो स्ट्रेस पीरियड में हीट पीरियड स्टार्ट हुआ, हीट पीरियड में बच्चा जो एनिमल्स है उसको हमने मीटिंग कराया मेल एनिमल्स के साथ। मीटिंग कराने के बाद अगर उसके अंदर वो जो एनिमल्स है अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें स्ट्रेस पीरियड आना बंद हो जाएगा, और उस पीरियड को हम क्या कह देंगे, जेस्टेशन पीरियड कह देंगे। यानी कि जिस समय हमने ब्रीडिंग कराया और ब्रीडिंग कराने के बाद जो वो प्रेग्नेंट हुआ काऊ, उस समय से लेकर जब तक वो बच्चे के जन्म देती है उस समय के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जेस्टेशन पीरियड हर एक एनिमल्स में अलग अलग होता है। तो काऊ का अगर हम जेस्टेशन पीरियड की बात करें कि काऊ में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 283 से लेकर 285। अब इसमें ±5 कर लीजिएगा, चूँकि 5 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये डेटा दिया जाएगा, यानी कि 83 से लेकर 85 के बीच में दिया जाएगा। तो आप राइट आंसर कर लेंगे कि 283 से लेकर 285 जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ होता है। वहीं बात करें कि भैंस का जेस्टेशन पीरियड, तो 310 ±5, यानी कि 310 या 15 जेस्टेशन पीरियड हो सकता है। ठीक है। जेस्टेशन पीरियड अगर हम पीक की बात करते हैं तो 114 दिन होता है। इस तरह से जेस्टेशन पीरियड को याद रखेंगे। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेन, यानी कि मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो देखिए जो मुर्गी टेम्परेचर होता है पोल्ट्री का, यानी कि मुर्गी का, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है, किस में है, तो फ़ारेनहाइट में है। फ़ारेनहाइट को हम किस में बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट +32 × 5/9, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पूछा जा रहा है किसका, टेम्परेचर ऑफ हेन, मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो अगर 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 107 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उस सबसे ज़्यादा अगर बॉडी टेम्परेचर किसी का होता है तो वो होता है हेन का। उसके बाद कैमल का होता है, लेकिन आप ये याद कर सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेन कितना होता है, तो 107 होता है। कैमल का भी ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन का, तो मीट ऑफ शीप। अब देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं उसका मीट का अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मीट ऑफ शीप किसे कहते हैं, तो मीट ऑफ शीप किसे कहेंगे, मटन को कहेंगे, या चिक को कहेंगे, या बीफ को कहेंगे, या पोर्क को कहेंगे। अब देखिए जो चिकन होता है उसका अगर हम बात करें किसका मीट का हम चिकन कहते हैं, किसके जो मीट होता है उसको हम चिकन कहते हैं। तो पोल्ट्री का यानी कि मुर्गी का जो मीट होता है उसे हम चिकन कहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए बीफ, तो बुफैलो एंड काऊ का जो मीट होता है उसे हम बीफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें मटन के बारे में, तो जो सीप का मीट होता है उसे हम मटन कहते हैं। क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। जनरली जब आप गांव में जाएंगे तो मटन का मतलब, मटन लोग ही कहते हैं कि जो बकरी का मीट होता है उसे मटन कहते हैं। तो मटन जनरली तो बोला जाता है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो मीट ऑफ सीप होता है उसको एक्चुअली में मटन कहते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। अब पोक यानी कि किसके मीट के कहते हैं, तो ये कहते हैं पीग, यानी कि स्वाइन यानी कि सुअर के मीट को हम पोक कहते हैं। अब 52 नंबर क्वेश्चन है व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। अब जैसे कि हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री में सारा रेवोल्यूशन एक एक करके बताया कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, रेड रेवोल्यूशन क्या होता है, और ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन भी बताया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब पूछा जाएगा कि व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर्स कौन है, तो वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का अलग नाम जाने तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन 1970 यानी कि 1970 के नाम से भी जानते हैं। और ये 3 स्टेप में हुआ था, यानी कि 1970 से लेकर 1996 तक चला, और उस समय से इंडिया नंबर 1 पे रैंकिंग पे है मिल्क प्रोडक्शन पे। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया रैंक पे है। और इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश रैंक 1 में है, और राजस्थान सेकेंड में है, मध्य प्रदेश 3rd नंबर पे है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश हमेशा चेंज होते रहता है, कभी राजस्थान आगे आ जाता है तो कभी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन, तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। अब देखो व्हाइट रेवोल्यूशन हमने बताया, ऑपरेशन फ्लड इसका सेकेंड नाम है, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन या फ्लड रेवोल्यूशन की अगर आपको जिक्र किया जाए तो आप क्या बताओगे कि फ्लड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मिल्क से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का, तो मिल्क हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पर कैपिटल मिल्क अवेलेबिलिटी पर डे इन 2007 to
8। अब देखो ये पुराना डाटा है तो ये इसको याद रखना ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पूछा भी नहीं जाएगा। नया डाटा हम बता देते हैं कि नया डाटा की अगर हम बात करें, डेटा की बात करें तो मिल्क अवेलेबिलिटी डे का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझें, कहने का मतलब ये है कि जो मिल्क है वो एक दिन में हमारे पास कितना अवेलेबल है, मतलब जितने भी पर्सन हैं, पर्सन टू पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी कितना अवेलेबल है हमारे पास। तो आज की डेट की अगर हम बात करें मिल्क अवेलेबिलिटी तो 147 क्या है, कितना है तो 147 ग्राम, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 147 ग्राम एक व्यक्ति के लिए मिल्क एबिलिटी हमारे पास अभी के डेट में इतना है। ये फिर 2000 मिल्क प्रोडक्शन 2007-8 का पूछ रहा है, तो ये काफ़ी पुराना डाटा है तो इसको याद ना रखें। नया वाला डाटा हम आपको बताते हैं कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन अगर आप बात किया जाए तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है 239, यानी कि 239 मिलियन टन टोटल मिल्क प्रोडक्शन है 2023 और 24 को देखते हुए। तो याद रखेंगे 239 मिलियन टन जो होता है मिल्क का प्रोडक्शन है 2023-24 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क। अब आप बताओ कि जो कोऑपरेटिव मिल्क है उसके लिए कोऑपरेटिव क्या मतलब जो मार्केटिंग है, जो ऐसा कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव इन द मिल्क, डैट मीन्स कि मिल्क के लिए सबसे बड़ा कंपनी कह सकते हैं या सबसे बड़ा स्टार्टअप कह सकते हैं। तो 56 नंबर अगर क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं तो आनंद गुजरात हो जाएगा। और आपको पता है कि यहीं पे NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। दूध के बारे में यानी कि मिल्क के बारे में सबसे पहले आनंद, और आज भी आनंद मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है। और इस आनंद में ही मतलब आनंद जो देखिए मिल्क का जो तो नाम है अमूल है, लेकिन ये कहाँ पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे है तो आनंद गुजरात में है। यहाँ पे NDDB है। NDDB क्या होता है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। अब देखिए पोल्ट्री में कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ मुर्गी पालन को ही पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री के अंदर बहुत सारे बर्ड भी आते हैं। ठीक है, तो मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री सिर्फ नहीं कहेंगे, उसके अंदर मैक्सिमम ऑफ बर्ड आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री इन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म की जाती है। तो 57 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि बॉल ऑफ एग किसे कहते हैं, यानी कि अंडे का कटोरा कहाँ कहते हैं, किसको कहते हैं तो आंध्र प्रदेश को ही अंडे का कटोरा कहते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैरेक्स डिजीज फाउंड टू, मैरेक्स डिजीज किस में फाउंड होता है, किस में पाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैरेक्स डिजीज फाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैटल्स में होता है और ये काफ़ी हार्मफुल डिजीज कैटल्स के लिए माना जाता है। अब कैटल्स में क्या क्या आ जाएगा तो कैटल्स में आपको काव भी आ जाएगा और बोफेलो भी आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फाइन इज़ द ब्रीड ऑफ, अल्फाइन किसका ब्रीड है ये बताना आपको। अल्फाइन इज़ द ब्रीड ऑफ, अल्फाइन इज़ द ब्रीड ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ये गोट का ब्रीड है। किसका ब्रीड है, गोट का ब्रीड है, बकरी का। फिर लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन देखें तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप, सीप के सबसे बड़े ब्रीड का नाम बताया, मतलब सीप का जो सबसे बड़ा ब्रीड है, टॉलेस्ट ब्रीड जिसके नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो टॉलेस्ट ब्रीड की अगर हम बात करें तो नेलोरी जो होता है, जो ब्रीड होता है वो टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे 60 क्वेश्चन तक, और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हमने बता दिया। तो क्वेश्चन तो कहने के लिए 20 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने जान लिया। आई होप कि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर इस मैसेज कर सकते हैं इस कमेंट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी अगर कोई भी चीज़ का डाउट है तो। बाकी अगर कोई भी कैरियर वगैरह से रिलेटेड डाउट है तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ से आप हमें डायरेक्ट DM या कॉल कर सकते हैं, जिससे हम आपको आसानी से हर चीज़ बता सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं कल की वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री के साथ। धन्यवाद।